So we introduced organometallic compound yesterday. We have three types of organometallic compound. One is alkyl lithium, other is dialkyl lithium cuprate, and other one is the Grignard reagent RMGX. तो हम SN2 रिएक्शंस के वो कर रहे थे टाइप्स. तो हमने देखा था कि अगर आप SN2 रिएक्शन कराते हैं तो आप जो भी न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हैं वो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेगा और आपके लीविंग ग्रुप को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा. हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन हमने करा था जिसे हम बोलते हैं फिंकरस्टीन रिएक्शन. इसमें एसीटोन का क्या रोल होता है? हाँ गलत. सोडियम आयोडाइड को सॉल्युबलाइज करता है, NaCl और NaBr को सॉल्युबलाइज नहीं करता है. और why is this method a suitable and a good method for the preparation of alkanes? Because you do not get any byproducts. चलिए पहले एक हेडिंग डालिए, कोरे-हाउस सिंथेसिस. This is Corehouse synthesis of alkane. This is a type of a substitution reaction only, इसलिए हम इसे substitution की कैटेगरी में ही स्टडी कर रहे हैं. इसमें बेटा हम लोग यूज करते हैं गिलमैन रिएजेंट. जैसे हमने डिस्कस किया, अगर मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड है RX, उसे मैं लिथियम के साथ ट्रीट करती हूँ 2 मोल्स लिथियम के साथ, तो मुझे मिलता है सबसे पहले RLi plus LiX. This RLi that we get here is known as alkyl lithium. ये बात क्लियर है ना? ये जो alkyl lithium है इसको अगर मैं ट्रीट करूं कॉपर X के साथ, 2 मोल मैंने अल्काइल लिथियम लिया तो ये मुझे दे देता है बेटा R2CuLi विच इज नोन एज डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट. तो अब देखेंगे 2 R तो यहां चले गए, एक Cu एडजस्ट हो गया, एक Li एडजस्ट हो गया, एक Li बचा, वो Li इस X के साथ चला जाएगा और साथ में मुझे दे देगा LiX. Did you get the point? Now Corehouse synthesis में मैं ये यूज करूंगी डाइअल्काइल लिथियम क्यूपरेट, राइट? अब इसी डाइअल्काइल लिथियम क्यूपरेट को हम लोग किसी और अल्काइल हैलाइड पे अटैक कराएंगे एंड दिस रिएक्शन वुड बी अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट? प्रेफरेबली ये रिएक्शन जो होता है वो SN2 से जाता है. ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे 2 R ग्रुप है, तो ये वैसे भी बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, है ना? तो वो हम ये चाहते हैं कि हम R' जो है उसे क्या ले, प्राइमरी या सेकेंडरी. ज़्यादा बल्कि से ना ले, क्योंकि अगर मैंने इसको ज़्यादा बल्कि ले लिया और ये तो है ही ऑलरेडी 2 R ग्रुप, देन देयर वुड बी लॉट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस. तो मैं प्रेफर करूंगी, ये बेस्ट है कि आप प्राइमरी लो, सेकेंडरी लोगे तो भी चलेगा. तो अगर मैं इसे प्राइमरी या सेकेंडरी लूँगी तो ये प्रेफर करेगा SN2 से जाने के लिए, है ना? तो हमारा क्या होगा, इस पे डेल नेगेटिव चार्ज है, ये जाके इस पे अटैक करेगा, X को यहाँ से निकाल देगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगा. तो एक R इसके R' के साथ जुड़ जाएगा और मुझे मिल जाएगा R' विच इज नथिंग बट अ अल्केन. डिड यू गेट द पॉइंट? बात समझ आई? लेकिन हाँ, आप अभी हमने कल इसको कैसे डिस्कस करा था, ये कैसा है, ये ऐसा नहीं है कि 2 R ग्रुप्स है, दोनों पे थोड़ा थोड़ा डेल नेगेटिव चार्ज है, फिर Cu है, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज है, फिर एक Li है, उस पर भी डेल पॉजिटिव. तो 2 डेल पॉजिटिव 2 डेल नेगेटिव नलीफाई कर रहे हैं अपने आप को. दिस इज R2CuLi. इसमें से एक R नेगेटिव जो है इस R' पे जाके बेटा अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा. तो ये R और ये R' जुड़ जाएंगे आपस में, X निकल चुका है, तो मुझे मिलेगा R' एल्कीन. दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली, जिसमें अगर आप नोटिस करोगे द न्यूक्लियोफाइल यू आर टेकिंग इज R नेगेटिव. तो हमने कल डिस्कस करा था ना कि CH3 नेगेटिव एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है कंपेयर टू NH2 नेगेटिव और OH नेगेटिव और F नेगेटिव. तो CH3 नेगेटिव हो या C2H5 नेगेटिव हो या कोई भी R नेगेटिव हो, वो ऐसे
कभी कमर्शियली अवेलेबल नहीं होता, वो हमेशा कमर्शियली अवेलेबल होता है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ किसी मेटल की प्रेजेंस में आ सकता है। एक चीज़ मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगी, एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं उमपोलंग। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड उमपोलंग? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दिस उमपोलंग मीन्स चेंज इन द पोलैरिटी ऑफ कार्बन। कार्बन की पोलैरिटी में जब बदलाव आता है उस प्रोसेस को उमपोलंग बोलते हैं। तो देखो, जब आप लेट्स से मैं R ले रही हूँ बेटा CH3, ठीक है, और ये X मैंने ले लिया कोई फ्लोरीन टाइप या कुछ भी ले लिया, तो फ्लोरीन और कार्बन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव। इस कार्बन पे पोलैरिटी क्या है? डेल पॉजिटिव। लेकिन जब ये मेटल के साथ जुड़ गया तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव अब कौन है? मेटल। तो मेटल पे डेल पॉजिटिव, कार्बन पे यहाँ पे क्या आएगा? डेल नेगेटिव। आप देखें कार्बन की पोलैरिटी बदल रही है। कार्बन मोस्ट ऑफ द टाइम डेल पॉजिटिव चार्ज रखता है अपने पास, या फिर कोई चार्ज नहीं रखता अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बात करो। लेकिन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज चाहिए अगर आपको उसको न्यूक्लियोफाइल बनाना है। वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब कार्बन का बॉन्ड किसी मेटल के साथ हो। एंड कार्बन का बॉन्ड जब भी मेटल के साथ बनेगा तो वो क्या होगा? एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जो कि 3 तरीके के ही होते हैं, है ना। तो आपने देखा कल यहाँ पे मैंने ईथेन बनाया, दैट इज ऑल्सो दिस रिएक्शन, एग्जैक्टली द सेम रिएक्शन। बस इस रिएक्शन को नाम दे दिया गया है कि ये रिएक्शन जिससे डिस्कवर किया उसका नाम था कोरेहाउस, उसने नाम दे दिया। हालांकि जरूरी नहीं आप R2COLi लो, आप कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले सकते हो, चाहे अल्काइल लिथियम ले सकते हो, R2COLi ले सकते हो। आपको एल्केन ही तो बनाना है, यू कैन सिंथेसाइज एल्केन विद एनी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट दिस पर्टिकुलरली अगर आप R2COLi या गिलमैन रिएजेंट यूज करते हैं तो पर्टिकुलरली उस एल्केन सिंथेसिस को बोला जाएगा कोरेहाउस सिंथेसिस। एम आई क्लियर टिल नाउ? राइट, सो दिस इज कोरेहाउस सिंथेसिस। ये रिवीजन पार्ट है, नोट आपको ये करना है, इसलिए इसको हटा रही हूँ यहाँ से। और इसको भी RX कर रही हूँ। अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 में सॉल्वेंट इफेक्ट की बात करेंगे। Now what is solvent effect? देखिए, आपके पास 2 तरीके के ब्रॉडली सॉल्वेंट होते हैं। एक सॉल्वेंट होता है हमारे पास पोलर सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट हमारे पास होता है बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट, राइट। ये बात तो आप समझ लो कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो, चाहे आप SN1 कराओ चाहे आप SN2 कराओ, उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कहीं ना कहीं 4 स्पीशीज तो एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं SN2 की बात कर रही हूँ तो मेरा डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव सबस्ट्रेट पे ही चार्ज होता है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल पे भी पूरा पूरा चार्ज है। फिर जब इस पे अटैक करता है, X निकलता है तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट में भी आप देखेंगे न्यूक्लियोफाइल R, ये X डेल नेगेटिव का चार्ज रहता है ट्रांजिशन स्टेट पे भी, और फॉर्मिंग RNU प्लस X माइनस। अब देखेंगे यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है। मतलब आप कहीं भी देखेंगे कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे उसके अंदर 4 स्पीशीज प्रेजेंट रहेगी, और 4 स्पीशीज कभी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में अच्छी नहीं रह सकती, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट उस चार्ज को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, उसे नलीफाई नहीं कर सकता। तो कभी भी ये समझ लो नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ही नहीं, ना SN1 ना SN2। तो मुझे यूज तो करना है क्या? पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिख सकते हैं नॉट फेवरेबल फॉर SN2, नॉट इवन SN2 नॉट फेवरेबल फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन के लिए ये फेवरेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं पोलर सॉल्वेंट की। पोलर सॉल्वेंट को बेटा मैं 2 तरीके से डिवाइड करूंगी। एक होगा मेरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक होगा बेटा मेरा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो आदित्य बताएगा पोलर प्रोटिक कौन सा होता है? तू पढ़कर आया है? ये क्या मतलब है? नाम पढ़ के क्या फायदा? बताओ, एनीबॉडी हर्ड अबाउट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट?
अच्छा, और पोलर प्रोटिक कोई आइडिया, प्रोटॉन रिलीज नहीं करेगा। अच्छा चलिए देखिए, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। इनको पहचानने के लिए आपको ये याद रखना है, दीज आर दो सॉल्वेंट्स which are polar, that is they have strong dipole moment but do not form any kind of hydrogen bonding। ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो डाइपोल मोमेंट तो रखते हैं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं। ठीक, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, सॉरी ये एप्रोटिक है, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, हेडिंग चेंज कर लीजिएगा, पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, they have strong dipole moment and do not form any kind of hydrogen bonding. These solvents can solvate cation but cannot solvate anion, cannot solvate anion। ये खास बात है, इस बात पे गौर किया जाएगा। सबसे पहली चीज, जो पहला पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है कि ये सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट बनाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं। और सेकंड पॉइंट हमने ये बताया है कि ये कैटायन को सॉल्वेट करते हैं और एनायन को सॉल्वेट नहीं करते। इनमें से जो पहला पॉइंट है वो आपको हेल्प करेगा पहचानने में कि अगर बहुत सारे सॉल्वेंट दे रखे हैं उसमें से पहचानने में कि एप्रोटिक है या प्रोटिक है। और दूसरा उसका काम बता रहा है कि जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो सिर्फ किसको सॉल्वेट करते हैं, कैटायन को सॉल्वेट करते हैं, एनायन को सॉल्वेट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं DMF विच इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। और I will have DMSO, dimethyl sulfoxide। Now what is DMF? पहले DMSO को स्ट्रक्चर बना लेते हैं। DMSO डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ये इस तरीके से होता है बेटा, देखिए ठीक, दिस इज DMSO। नाउ यू विल सी कि यहाँ पे पोलैरिटी कहाँ है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, डेल नेगेटिव चार्ज डेल पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज द डाइपोल मोमेंट वी हैव, राइट। बट इसमें कहीं आपको एक ऐसा H दिख रहा है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है? नहीं, H सारे किससे जुड़े हुए हैं? कार्बन से। तो ये H तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते और कोई H है नहीं मेरे पास, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है सिर्फ डाइपोल मोमेंट रख सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। तो ये मेरा हो गया कौन सा? एप्रोटिक सॉल्वेंट। समझे बात को? अब DMF का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए दिस इज DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। आप नाम समझ रहे हैं? डाइमिथाइल मतलब दो मिथाइल ग्रुप होंगे, फॉर्मा एक कॉमन नेम होता है, एक कार्बन जब यूज होता है, जैसा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, तो एक कार्बन। फॉर्मा अमाइड मतलब अमाइड होना चाहिए। अमाइड क्या होता है? CONH2, तो CONH2 RCONH2, दिस इज अमाइड। एक ही कार्बन होना चाहिए, मतलब ये R क्या हो जाना चाहिए? H, तो मिथाइल का लगेगा, यही तो लगेगा, तो यही तो स्ट्रक्चर बना है। तो अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो वो नाम से भी आप बना सकते हैं। दिस इज DMF। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड
क्या ये H इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है? नहीं। मिथाइल के H इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़े हैं? नहीं। यहाँ पे भी H इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं जुड़ा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव से H नहीं है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकता। बट यहाँ पे क्या है? डाइपोल मोमेंट। सो दे हैव स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट बट डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ आई? अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये केटाइन को सॉल्वेट करता है, एनायन को सॉल्वेट नहीं करता। बेटा केटाइन और एनायन को सॉल्वेट कैसे करते हैं, ये हम कॉन्टिन्यूसली केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने हाइड्रोजन वो करा है, हाइड्रेशन एनर्जी करा है कि केटाइन को सॉल्वेट करने के लिए एनायनिक पार्ट लाओ और उसको सराउंड कर लो, एनायन को सॉल्वेट करने के लिए पॉजिटिव पार्ट लाओ, उससे सराउंड कर लो और पूरा अच्छे से घेर लो, यही काम होता है। तो अगर मेरे पास कोई केटायन है तो उसको कौन घेरेगा? नेगेटिव एंड। इन दोनों में नेगेटिव एंड कौन सा है? ऑक्सीजन। तो लेट्स से DMSO है तो वो इस तरीके से घेर लेगा उसे। घेर लिया। और इस ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज है? डेल नेगेटिव। सारे डेल नेगेटिव है, उस केटाइनिक पार्ट को क्या कर देंगे? सॉल्वेट कर देंगे। तो केटाइन को सॉल्वेट कर दिया, बहुत बढ़िया। जब एनायन को सॉल्वेट करना होगा तो मुझे कौन सा पार्ट चाहिए होगा? पॉजिटिव। नाउ यू विल सी द पॉजिटिव पार्ट इज एम्बेडेड बिटवीन द टू ग्रुप्स। Here also the positive part is embedded between the two big groups. तो जब ये DMSO का पॉजिटिव पार्ट आना चाहेगा तो वो आ ही नहीं पाएगा इसके पास, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिपल्शन। तो क्या वो एनायन को सॉल्वेट कर पाएंगे? नहीं। तो ये एनायन को इसलिए नहीं सॉल्वेट कर पाते क्योंकि इनका जो पॉजिटिव सेंटर है वो बड़े ग्रुप के बीच में फंस जाता है। तो ऐसा कोई भी सॉल्वेंट जो सिर्फ केटायन को सॉल्वेट कर पाए, एनायन को सॉल्वेट ना करे, उसको बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और यही सॉल्वेंट SN2 के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पूछे क्यों? इसलिए बिकॉज SN2 रिएक्शन में आई वॉन्ट टू हैव अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल विच इज नेगेटिवली चार्ज उसको सॉल्वेट कर दिया तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, और ये तो RDS स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कम। तो मुझे कुछ भी करना है पर न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट नहीं होने देना। So I will try to take a solvent which will never solvate the nucleophile. Did you get the point? Nucleophile को solvate नहीं होने देना. Hence you will always try to have a polar aprotic solvent in the medium. तो लिख लीजिए polar aprotic solvents. Polar aprotic solvents are best used for SN2 mechanism as we want a stronger nucleophile for SN2, and polar aprotic will not solvate nucleophile. Did you get the point? Any doubt? Please. For SN2 reactions, अब लिख लीजिए पोलर प्रोटिक के बारे में. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, polar protic solvents, they have strong dipole moment, and they also can form hydrogen bonds. So they have strong dipole moment and they can also form हाइड्रोजन बॉन्ड्स. एग्जाम्पल देते हैं इसका, जैसे कि वाटर डाइपोल मोमेंट है बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है वाटर बहुत पोलोप्रोटिक होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना सकता है. अमोनिया, अल्कोहल, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम लोग इन जनरल पोलर सॉल्वेंट्स बोलते हैं, पर ये स्पेसिफिकली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं because they have strong dipole moment also and they can form strong hydrogen bonding as well. ना ये जो है इसको जैसे आप देख के वाटर की बात करते हैं बेटा, ये केटायन एनायन दोनों को सॉल्वेट नहीं करता.
क्योंकि कैटायन को सॉल्वेट करना है तो ऑक्सीजन के थ्रू कर देता है, एनायन के सॉल्वेंट करना है तो हाइड्रोजन के थ्रू कर देता है। तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं दे कैन सॉल्वेट both cation and anion. They can solvate both cation and anion. ये जो है कैटायन और एनायन दोनों को क्या कर देता है, सॉल्वेट कर देता है। और मुझे ये यूज़ नहीं करना SN2 के लिए, क्योंकि अगर मैंने ये यूज़ किया तो ये मेरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, सॉल्वेट कर देगा। और न्यूक्लियोफाइल अगर मेरा सॉल्वेट हो गया, न्यूक्लियोफाइल क्या बन जाएगा, वीकर बन जाएगा, हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन विल स्लो डाउन। डिड यू गेट द पॉइंट? ठीक है, आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। और अगर हम इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा एक 2 स्टेप मैकेनिज्म है। इट्स अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड होता है जो कि स्टेप 1 में, विच इज द स्लोएस्ट स्टेप एंड आर्डियस्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस, में टूट जाता है। और टूटने के बाद हैलोजन को निकाल देता है या फिर किसी भी लिविंग ग्रुप को निकाल देता है, और बेटा मुझे मिलता है एक कार्बोकैटायन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज द आर्डियस्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस। नेक्स्ट इज द स्टेप 2, द कार्बोकैटायन इज देयर। इस पे कौन अटैक करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। बॉन्ड बनेगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट, एंड यू विल गेट nucleophile attached to the carbon and X negative has already been removed in the first step। तो ये प्रोसेस मेरा 2 स्टेप पे हुआ है बेटा। इस स्टेप में, पहले स्टेप पे कार्बोकैटायन बना है, दूसरे स्टेप में अटैक हुआ है। दूसरा स्टेप RDS नहीं है, पहला स्टेप RDS है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन किस पे जा सकता है बेटा, रीअरेंजमेंट में। मतलब ऑफ कोर्स इस प्रोसेस में रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। रीअरेंजमेंट क्या होती है बेटा, पॉसिबल होती है। रीअरेंजमेंट को आप रोक नहीं सकते, चाहे हाइड्राइड शिफ्ट कराए, चाहे मिथाइल शिफ्ट कराए, चाहे एल्काइल शिफ्ट कराए, चाहे कुछ भी कराए, बट यू कैन डू द रीअरेंजमेंट, राइट। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगी, क्योंकि RDS स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा है। तो कार्बोकैटायन क्या होना चाहिए, स्टेबल। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाई। तो मोर स्टेबल इज द कार्बोकैटायन, मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात तो क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास इस तरीके से एल्काइल हैलाइड्स प्रेजेंट है, और मैं आपसे पूछ रही हूँ उनमें से कौन सा फास्टर SN1 देगा, तो वो SN1 सबसे तेजी से देगा जो अच्छा कार्बोकैटायन बनाएगा। तो यहाँ बेटा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री, सबसे बेहतर कौन सा होगा, ये। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। नाउ कैन यू सी इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ SN2। SN2 में सबसे फास्ट ये जाता था, SN1 में सबसे स्लो ये जाएगा, ठीक। और SN1 में 3 डिग्री यूज नहीं कर, SN2 में 3 डिग्री यूज नहीं कर सकते थे, SN1 में 3 डिग्री ही यूज करेंगे।
लेकिन बात बेटा कभी भी डिग्री की नहीं होती, बात हमेशा किसकी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। जैसे उसमें हमने देखा था, देयर वाज अ केस ऑफ दिस, ये X जिस कार्बन से अटैच है, कार्बन फर्दर X से अटैच है, तो ये 1 डिग्री हैलाइड पर, ये SN2 नहीं देता, ये क्या देता है, इनफैक्ट SN1 देता है। पूछे क्यों? बल्कि ग्रुप तो है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे बनाओगे तो कार्बोकेटाइन पहले यहाँ बनेगा, पर ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, पर रीअरेंज करके तो 3 डिग्री बन सकता है ना, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट पे जाके क्या कर लेगा, रीअरेंज। तो ये वाला जो होता है ये SN2 नहीं देता, इनफैक्ट क्या दे देता है, SN1, इवन दो इट्स प्राइमरी। सो बात प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की है ही नहीं, बात किसकी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की, और SN2 में बात किसकी है, स्टेरिक हिंड्रेंस की। समझे बात को? तो यहाँ पे ये वाला इस तरीके से रीअरेंज करेगा और SN1 मिल जाएगा मुझे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, सिंस मैंने यहाँ बोल ही दिया है ये यूनिमोलिकुलर है, तो दैट मीन्स रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी क्या है, ऑर्डर कैसे लिखेंगे, बस क्यों, राइट। जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स स्टेप्स रिएक्शंस होते हैं, उसमें से आप अगर वो लिखना चाहते हैं, रिएक्शन का रेट लॉ लिखना चाहते हैं, तो आप स्लोएस्ट स्टेप के बेसिस पे रेट लॉ लिखते हैं। तो स्लोएस्ट स्टेप रिएक्शन का कौन सा है, ये, इसके बेसिस पे रेट लॉ लिखूंगी। तो रेट लॉ कैसे लिखूंगी, रेट इज इक्वल्स टू K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Rx, और Rx की पावर 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, 1। सो इट्स फर्स्ट ऑर्डर यूनिमोलिकुलर एंड SN2 वाज सेकेंड ऑर्डर बायोमोलिकुलर। Did you get the point? Any doubt? अच्छा, तो क्या यहाँ पे, सुने मेरी बात बहुत ध्यान से, क्या मुझे यहाँ पे लीविंग ग्रुप अच्छा चाहिए, लीविंग ग्रुप चाहिए, क्योंकि लीविंग ग्रुप किस पे निकल रहा है, RDS पे निकल रहा है। तो अ स्टेबल और स्ट्रॉन्गर लीविंग ग्रुप विल फेवर SN2, सिमिलरली अ स्ट्रॉन्ग बेटर लिविंग ग्रुप विल फेवर SN1 ऑल्सो। तो SN2 SN1 दोनों के लिए एक अच्छा लिविंग ग्रुप होना जरूरी है। तो स्ट्रॉन्गर या फिर अल से बेटर लिविंग ग्रुप फेवर्स SN1। तो लिविंग ग्रुप अच्छा होना SN2 के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, SN1 के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, क्या मुझे न्यूक्लियोफाइल अच्छा चाहिए, नहीं चाहिए, तो अगर अच्छा होगा तो क्या हो जाएगा, कुछ रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा लोगे तो भी रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा, बुरा लोगे तो भी रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या लूं, जो मन करे, अच्छा ही लेंगे, नहीं तो हम बुरा लेंगे। पूछो क्यों, क्योंकि सपोज ये सबस्ट्रेट हुआ 2 डिग्री, 2 डिग्री SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, तो मैं कैसे डिस्टिंग्विश करूंगी SN1 से जाएगा SN2 से जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पे। क्योंकि अगर मैंने स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल लिया तो वो किसकी तरफ चला जाएगा, SN2 की तरफ। अब मुझे SN1 कराना है जबरदस्ती, तो मैं क्या करूंगी, वीकर न्यूक्लियोफाइल। तो अगर ये स्टेटमेंट लिखी रहे, अ वीकर न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1, तो ये ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स। कहाँ फेवर कर रहा है, फाइल विल फेवर SN1, नो, फॉल्स। सुनो, अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल विल फेवर SN1, फॉल्स। अ वीकर न्यूक्लियोफाइल इज प्रेफर्ड फॉर SN1 बिकॉज अ स्ट्रॉन्गर विल कॉज SN2, ट्रू। समझ रहे? तो आप इंडिया के लॉ सिस्टम ना बने कि आधी बात सुन के अपना रिजल्ट दे दे, पूरी बात सुननी चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर फेवर नहीं करता, वीकर भी फेवर नहीं करता, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता न्यूक्लियोफाइल अच्छा हो या बुरा हो। फेवर न्यूक्लियोफिलिसिटी से SN1 को नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी वीकर यूज करती हूँ ताकि मैं SN1 को स्टॉप करा सकूँ, मैं SN2 को स्टॉप करा सकूँ। डिड यू गेट द पॉइंट? तो यहाँ पे लिखेंगे अ वीकर न्यूक्लियोफाइल is used
in SN1 to minimize the chances of SN2. To minimize the chances of SN2 as stronger nucleophile favors SN2. Stronger nucleophile favors SN2 and I want to minimize the chances of SN2, therefore I prefer weaker nucleophile for SN1. Did you get the point? तो इसलिए हम लोग वीकर यूज करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि वीकर यूज करोगे तो रेट बढ़ जाएगा, ना कि ये है कि स्ट्रॉन्गर यूज करोगे तो रेट बढ़ेगा, चाहे वीकर यूज कर चाहे स्ट्रॉन्गर यूज कर फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। आप देखिए यहाँ पे रेट में कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ किसकी आ रही है, एल्काइल हैलाइड की। तो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ाते जाओ चाहे जितनी मर्जी कम करते जाओ रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, जबकि SN2 में दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते थे तो रेट बढ़ता था। बात क्लियर है? तो यहाँ लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Rx इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। बात क्लियर? Is that clear? Any doubt? तो हमें काफ़ी हद तक ये चीज़ें समझ आ गई है, SN2 समझ आ गया, SN1 समझ आ गया। नाउ इसमें भी हम पोलर सॉल्वेंट की बात करेंगे। ऑब्वियसली नॉन पोलर तो मैं यहाँ पे भी यूज़ नहीं करूँगी, आप देख रहे हैं 4 स्पीशीज बन रही है, तो नॉन पोलर तो यूज़ नहीं करना, पोलर यूज़ करना है। पोलर में से पोलर एप्रोटिक ऑप्शन है, पोलर प्रोटिक ऑप्शन है, लेकिन बेटा यहाँ RDS स्टेप में केटायन भी प्रेजेंट है, एनायन भी प्रेजेंट है, और तेरे को एनायन को सॉल्वेट अगर तू कर भी देगी तो रेट को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाला एनायन किस पे प्रेजेंट है, फास्ट स्टेप पे। और न्यूक्लियोफाइल वैसे भी तुम चाहोगे कि थोड़ा वीकर ही लो ताकि SN2 ना हो, तो इस केस में मैं कौन सा सॉल्वेंट यूज करना चाहूंगी, एप्रोटिक। तुमने एप्रोटिक बोला था पहले, अच्छा क्या यूज करना चाहिए, तूने भी एप्रोटिक बोला था पहले, लॉस्ट ब्रेन्स। तो इतना डिफिकल्ट है ये, भगवान, दिस इज सो डिफिकल्ट। बेटा ए प्रोटेक अगर मैंने यूज किया तो क्या वो X नेगेटिव को सॉल्वेट करेगा जो कि RDS स्टेप में निकल रहा है, नहीं करेगा ना। तो पर मुझे तो RDS स्टेप को देखना है, मुझे ये देखना है कि रेट किससे फर्क पड़ता है, RDS से। RDS में सारे चार्जेस सॉल्वेट होने चाहिए, जिसको सॉल्वेट होना चाहिए, जिसको नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। या तो वैसे भी ज़्यादा चार्ज नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव है। मेन है कैटायन और एनायन, मुझे RDS में कैटायन को भी सॉल्वेट करना है, एनायन को भी सॉल्वेट करना है, ताकि X नेगेटिव भी स्टेबल रहे, कार्बोकैटायन भी स्टेबल रहे। तो मैं यूज करूंगी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर मैं पोलर प्रोटिक यूज करूंगी तो वो इसको भी सॉल्वेट करेगा, इसको भी सॉल्वेट करेगा, साथ साथ न्यूक्लियोफाइल को भी सॉल्वेट करेगा। तो इन दोनों का सॉल्वेशन तो मुझे चाहिए, न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेट हो ना हो, भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना देना फर्स्ट स्टेप में। डिड यू गेट द पॉइंट? वहां पे क्या था, SN2 में क्या था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट हैंड साइड पे था RDS में, उसको सॉल्वेट नहीं करना था, क्योंकि अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्वेट हो जाएगा तो आगे कैसे जाएगा रिएक्शन, आगे नहीं जा पाएगा। डिड यू गेट द पॉइंट? सो फॉर SN2 आई विल ट्राई टू यूज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, दैट मीन्स आई विल यूज वाटर, अमोनिया, लाइक दिस। डिड यू गेट द पॉइंट? एनी इशू, कंफ्यूज्ड?